नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने आपको भौतिक स्वरूप में उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश में हिमालय को बताया था। आज हम पार्ट 2 पर भौतिक स्वरूप में चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा करेंगे अपन उत्तर भारत के मैदान पर। आप जानते हो कि उत्तर भारत का मैदान का जो टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अनेकों जो हैं वो आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर भारत के मैदान की हम बात करें तो देखिएगा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर भारत का मैदान है। यहाँ जैसे आप संरचना में देख रहे हैं, और इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जो है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया गया है। सहायक नदियों के द्वारा उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया गया है। इसके अलावा गंगा के अलावा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो नदियां हैं इन्होंने मिलकर उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया है। कि गंगा और उसकी सहायक, सिंधु और उसकी सहायक और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर आपके उत्तर भारत के मैदान का क्या किया है, निर्माण किया है। दूसरी बात ये है कि ये जो उत्तर भारत का जो मैदान है, ये उत्तर भारत का मैदान आपके नदियों के द्वारा निर्मित है। और जो मैदान नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं वो आपके जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। किस मिट्टी से बने होते हैं? जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। ये ध्यान में रखना कि नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होते हैं। और जो जलोढ़ मिट्टी से बनते हैं वे मैदानी भाग सदैव उपयोगी होते हैं। सदैव कैसे होते हैं? उपयोगी होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि जलोढ़ मिट्टी से जो निर्मित मैदान होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? उपयोगी होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो देखिएगा, उत्तर भारत का मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी से बना है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है, इस मैदान को संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ठीक है, अब उत्तर भारत के मैदान पे चर्चा करें। 5 भागों में बांटा है तो आप कहेंगे कौन कौन से भाग हैं? तो एक तो है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है खादर प्रदेश और चौथा है आपके बांगुर प्रदेश और 5वां डेल्टाई प्रदेश। इस तरह से इसे कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। एक तो भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा खादर प्रदेश, चौथा बांगुर प्रदेश और 5वां डेल्टाई प्रदेश। तो कितने भागों में बांटा है बताइएगा? कि इसे 5 भागों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है तो आप जानते हैं ये उपयोगी है। दूसरी बात ये है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसे आप अल्फी सॉल्ट्स भी कहते हैं। इस मिट्टी को कछारी भी कहते हैं और ये कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होती है। यह जो मिट्टी होती है जो उत्तर भारत के मैदान में है ये कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? अल्फी सॉल्ट्स कहा जाता है और इसे हम कछारी भी कहते हैं। और कृषि कार्यों के लिए कैसी होती है? उपयोगी होती है। दूसरी बात ये है कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है इसे हमने संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 5 में। ये मैंने आपको बताया है कि भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगुर प्रदेश और डेल्टाई प्रदेश। तो ये ध्यान में रखना कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नदी की कौन सी अवस्था में बनते हैं। तो नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं मित्रों। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती हैं। एक होती है प्रथम अवस्था,
तो नदी की प्रथम अवस्था में हमेशा आपके भावर और तराई प्रदेश का निर्माण होता है। दूसरी होती है द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था में आप ये ध्यान में रखना, जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, उसमें खादर और बांगुर का निर्माण होता है। और एक होती है तृतीय अवस्था या वृद्धावस्था जिसे कहते हैं, इसमें डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है। तो भावर प्रदेश और तराई प्रदेश का निर्माण नदी की प्रथम अवस्था में होता है, खादर और बांगुर का निर्माण द्वितीय अवस्था में होता है, और डेल्टाई प्रदेश का निर्माण नदी की तृतीय अवस्था में होता है। ठीक है। अब आप कहोगे सब नदी की अवस्थाएं कैसे होती हैं? तो जहाँ से नदी का उद्गम होता है, कि जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र से नदी का उद्गम हुआ, तो ये जो अवस्था है ये आपके प्रथम होगी। जब नदी मैदान में आ जाएगी तो ये नदी की आपके द्वितीय अवस्था होगी, और जब नदी तटवर्ती क्षेत्र में चली जाएगी तो ये नदी की आपके तृतीय अवस्था होगी। तो तटवर्ती क्षेत्रों में तृतीय, मैदान में द्वितीय, और जब उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आती है तो वो आपके कौन सी अवस्था होती है? प्रथम। तो उच्च पर्वतीय जहाँ से उद्गम होता है, तो अब देखना आप बिल्कुल तेज गति से बहकर आएगी, तो वो नदी की प्रथम अवस्था है। जब नदी मैदान में आएगी तो देखना कितने तेज, मतलब कि उसका वेग उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगा, तो वो द्वितीय होगी। और जैसे ही तट पर जाएगी, डेल्टाई प्रदेश में जाएगी, तो आप देखिए नदी का वेग बेहद कम हो जाता है मित्रों, तो वो आपके कौन सी अवस्था है? तृतीय अवस्था है। तो इस तरह से नदी को हमने कितनी भागों में बांटा? 3। कितनी अवस्थाओं में? 3। तो उस प्रथम अवस्था में आपके भावर और कौन सा प्रदेश बनता है? तराई। द्वितीय अवस्था में आपके कौन सा? खादर और बांगुर। और आपके तृतीय अवस्था में कौन सा बनता है? डेल्टाई प्रदेश बनता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रदेश है, इसमें आपके प्रथम अवस्था में देखो कि भावर प्रदेश का निर्माण हुआ। ये आपके भावर प्रदेश है, और भावर प्रदेश में चट्टानों के बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। चट्टानों के बड़े टुकड़े दिखाई देते हैं, तो ये भावर प्रदेश है। इसके निचले भाग में देखना छोटे छोटे टुकड़े हैं और बिल्कुल बारीक मिट्टी के भाग हैं। ये अर्ध दलदलीय भाग है, अर्ध दलदलीय भाग, इसे हम कहते हैं तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? तराई। ये प्रथम अवस्था में बनता है। इसके बाद नदी जो है, जब आपके प्राचीनतम समय से बहकर आ रही है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी बहा कर लेकर आती है, तो उस प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को हम बांगर प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? बांगर। और जब ये नवीन जलोढ़ मिट्टी बहा कर लेकर आए, नवीन जलोढ़ बहा कर लेकर आए, तो उसे हम खादर कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? खादर। और जब ये तटवर्ती भाग में चली जाए तो उसे हम आपके कहते हैं डेल्टाई प्रदेश। तो ये प्रदेश है। ठीक है ना। अब जब नदी प्रथम अवस्था में होती है तो नदी के जल का वेग क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ऊंचाई से बहकर आ रही है। और ऊंचाई से बहकर आ रही है, तो ऊंचाई से बहकर आ रही है तो वो चट्टानों के बड़े टुकड़ों के क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उसे हम भावर प्रदेश कहते हैं। चट्टानों के बड़े टुकड़े बहा कर लेकर आते हैं, बड़े टुकड़े बहाकर लेकर आती है। ठीक है ना, कि ये चट्टानों के बड़े टुकड़े बहाकर लेकर आती है। तो ऐसे प्रदेश को हम भावर प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, कि चट्टानों के बड़े टुकड़े बहाकर लेकर आती है, तो ऐसे प्रदेश को हम क्या कहते हैं? भावर प्रदेश कहते हैं। ओके। दूसरी बात यह है कि जब ये क्षेत्र चट्टानों के बड़े टुकड़ों से निर्मित है, तो आप जानते हैं कि जब चट्टानी टुकड़ों से कोई बना क्षेत्र होगा तो कृषि के लिए उपयोगी होगा कि अनुपयोगी होगा? तो ये जो क्षेत्र है कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी होता है। आपसे पूछा जाए कि भावर प्रदेश कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होता है कि अनुपयोगी होता है, तो ये जो प्रदेश है ये कृषि कार्यों के लिए कैसा होता है? अनुपयोगी होता है। कैसा होता है? अनुपयोगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और यहाँ जो चट्टानों के बड़े टुकड़े मिलते हैं, चट्टानों के कैसे टुकड़े मिलते हैं? बड़े टुकड़े मिलते हैं, उनको बोल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्डर्स कहते हैं। कि यहाँ मिलने वाले चट्टानों के बड़े टुकड़ों को बोल्डर्स कहते हैं। जब ये चट्टानी टुकड़े लंबी श्रृंखला में जम जाए तो उन
चट्टानी टुकड़ों की जमी श्रृंखला को जलोढ़ पंख भी कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि जलोढ़ पंख किन प्रदेशों में बनता है, तो जलोढ़ पंख आपके भाबर प्रदेश में बनता है। ये ध्यान में रखना कि जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े एक लंबी श्रृंखला में जमे होते हैं तो उन जमी हुई श्रृंखला को हम जलोढ़ पंख कहते हैं, और चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को भूगोल की भाषा में हम क्या कहते हैं, बोल्डर्स भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, बोल्डर्स कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके दूसरा जो प्रदेश है वो तराई प्रदेश है। अब इस तराई प्रदेश को लेकर भी आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हैं कि जब नदी निरंतर अपर्दन करती है, नदी जब निरंतर अपर्दन करती है तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को बहाकर ले आती है। बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करती है, बहाकर लेकर आती है नदी। तो इन चट्टानी टुकड़ों के निचले भाग में एकदम बारीक मिट्टी के प्रदेश का निर्माण होता है। बहुत बहुत बारीक मिट्टी, क्योंकि लगातार अपर्दन होता है तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े घिस घिस कर बारीक मिट्टी के प्रदेश बन जाते हैं। तो ऐसे जो बारीक मिट्टी के जो प्रदेश होते हैं, इनमें जल की अधिकता होने पर, जल की अधिकता होने पर अर्ध दलदलीय भाग का निर्माण होता है। अर्ध दलदलीय भाग का निर्माण होता है। तो ऐसे अर्ध दलदलीय भाग को हम तराई प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा, कि ऐसे अर्ध दलदलीय भाग को तराई प्रदेश कहते हैं। अब यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या प्रश्न बनता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में, प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है, तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में आपके कौन सा प्रदेश है, तराई प्रदेश। अब देखिएगा कि चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो इस तरह से चट्टानों के बड़े टुकड़े हैं, तो ये भाबर है, तो इनकी दिशा उत्तर और इनकी दिशा दक्षिण, और इसके निचले भाग में आपके तराई बनता है। तो तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के कहाँ बना, दक्षिण में। तो ये ध्यान में रखना कि तराई प्रदेश सदैव भाबर प्रदेश के कहाँ बनता है, दक्षिण में या निचले भाग में बनता है। ठीक है। और तराई प्रदेश भी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहां निकल कर आती है। अब यदि तराई प्रदेश को उपयोगी बनाना है, क्या बनाना है, उपयोगी बनाना है, तो उपयोगी बनाने के लिए इसमें जिप्सम की खाद देते हैं। जिप्सम की खाद देते हैं, जिससे यह भूभाग कठोर और उपयोगी हो जाता है। कठोर और क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। तो देखिएगा खादर जो आपके तराई जो प्रदेश है, इसको उपयोगी बनाने के लिए इसमें जिप्सम की खाद देते हैं, और जिप्सम उस जल को सोख लेता है और उस दलदली भाग को कठोर बना देता है। ठीक है। तो तराई प्रदेश को उपयोगी बनाने के लिए बताओ किसकी खाद देते हैं, जिप्सम की देते हैं, और जिप्सम की खाद देने से कठोर और कैसा होता है, उपयोगी होता है मित्रों। दूसरी बात यह है कि ये जो तराई प्रदेश है, इस प्रदेश में चावल और गन्ना अधिक होता है। जब इसमें जिप्सम की खाद देते हैं उसके बाद क्या अधिक करते हैं, चावल और गन्ना। पूछ लिया जाए कि तराई प्रदेश को उपयोगी बनाने के लिए किसकी खाद देते हैं, जिप्सम की, और जिप्सम की खाद देने के बाद कौन कौन सी फसलें अधिक होती हैं, तो चावल और गन्ना अधिक होता है। ये तराई प्रदेश से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद आपके प्रदेश है खादर प्रदेश। अब खादर प्रदेश की हम बात करें तो खादर प्रदेश से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कि एक तो सीधा सा प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना प्रदेश है। दूसरा ये ध्यान में रखना कि खादर प्रदेश को पंजाब के होशियारपुर जिले में चो एवं बेट कहते हैं। पंजाब के किस जिले में, होशियारपुर जिले में, होशियारपुर जिले में, ये पंजाब में है। तो इसे क्या कहते हैं, चो एवं बेट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि ये मैप है और यहाँ पर खादर प्रदेश का निर्माण हुआ है, तो पंजाब का यहाँ जिला है होशियारपुर, यहाँ पर
इसे चो एवं बेट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा? चो एवं बेट। ये जो प्रदेश है खादर प्रदेश, इसे नदीकृत संरचना के आधार पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 5 संरचना में बांटा है। एक तो इसे कहते हैं विस्त दोआब, विस्त दोआब कहते हैं, ठीक है। दूसरा कहते हैं बारी दोआब, तीसरा कहते हैं चाज दोआब, चौथा कहते हैं रेचना दोआब, और पांचवा कहते हैं इसे सिंधु सागर दोआब। अब सबसे पहले ये आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ दोआब, कि दोआब होता क्या है, ठीक है, ये आता है। तो विस्त दोआब, आपके चाज दोआब, बारी दोआब, रेचना दोआब, ये आपके आता है। और ये कहाँ कहा जाता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ इसे कहा जाता है। तो दोआब क्या होता है कि 2 नदियों के मध्य का भाग, मैदानी भूभाग दोआब कहलाता है। एक तो ये है जो मैदानी भूभाग ब्यास और सतलज नदी के मध्य में है, ब्यास प्लस सतलज नदी के मध्य में है, वो विस्त दोआब है। जो ब्यास और रावी नदी के मध्य में है वह बारी दोआब है। जो चिनाब और झेलम के मध्य में है, क्योंकि 2 नदियों के मध्य की बात हो रही है, कि चिनाब और झेलम के मध्य में है वो चाज है। जो रावी और चिनाब के मध्य में है वो रेचना है। और जो सिंधु और झेलम के मध्य में है, सिंधु और झेलम के मध्य में है, वह आपके सिंधु सागर दोआब है, ठीक है। कौन सा दोआब है? आपके सिंधु सागर दोआब है, ओके जी। तो मैंने आपको जो दोआब के संदर्भ में बताया था वो ये बताया था कि आपके सिंधु सागर जो दोआब है वहाँ से आपके क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि तराई प्रदेश में हम चल रहे थे, और इससे आगे हम जो है आपके आगे थे कि सिंधु सागर दोआब पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो सिंधु सागर जो दोआब है वो आपके कहाँ स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के मध्य में स्थित है। तो मैंने जो है वो आपको दोआब जो बताए हैं वो आपको कौन कौन से बताइएगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? खादर प्रदेश। इसमें 5 प्रकार के मैदान बनते हैं, या 5 नदियों के मध्य के मैदानी भाग है जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक तो है आपके कौन सा दोआब है बताइएगा, फटाफट मेरे साथ बोलते चलिएगा, विस्त दोआब। दूसरा है बारी दोआब, तीसरा है चाज दोआब, चौथा रेचना, और 5वां कौन सा है? सिंधु सागर, ठीक है, सिंधु सागर। तो देखो विस्त है ब्यास प्लस सतलज, ठीक है। दूसरा है ब्यास प्लस रावी, तीसरा है चिनाब प्लस झेलम, चौथा है रावी प्लस चिनाब, और 5वां कौन सा दोआब है? सिंधु और झेलम नदी के मध्य का। तो नदियों के आधार पर खादर प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? आपके 5 भागों में। और पंजाब के होशियारपुर जिले में उसे क्या कहते हैं? चो एवं बेट कहते हैं। इसके बाद आपके जो मैदानी भाग है नंबर 4 पर है बांगुर प्रदेश। और बांगुर या बांगर जिसे आप कहते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है कि जो प्रदेश प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, वह प्रदेश आपके क्या कहलाता है? बांगुर या बांगर कहलाता है। ये खादर प्रदेश की अपेक्षा कम उपयोगी होता है, खादर प्रदेश की अपेक्षा कम उपयोगी होता है, उपयोगी
होता है, ये आप ध्यान में रखना। पूछ लिया जाए कि बांगुर प्रदेश क्या खादर प्रदेश से अधिक उपयोगी होता है, तो नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं एक तो नवीन मिट्टी और एक प्राचीन मिट्टी। जैसे एक तो नई उम्र का लड़का और एक कम आपके बुजुर्ग जो व्यक्ति है, तो उनमें कार्य क्षमता किसकी अधिक होगी, नई उम्र वाले की। ऐसे तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से जो बना है वह तो उपयोगी होगा, और जो नवीनतम से नहीं बना, प्राचीनतम से बना है, तो वह नवीन की अपेक्षा कम क्या होगा, उपयोगी होगा। ठीक है। दूसरा जो प्रदेश है आपके नेक्स्ट में, वह है आपके डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश एक तो ये ध्यान में रखना कि नदी की अंतिम अवस्था में बनता है, नदी की अंतिम अवस्था में बनता है। कौन सा प्रदेश बनता है, डेल्टाई प्रदेश बनता है। ये पूछ लिया जाए कि नदी की अंतिम अवस्था में आपके कौन सा प्रदेश बनता है, तो नदी की अंतिम अवस्था में जो है वो आपके कौन सा प्रदेश बनता है, बताइएगा, डेल्टाई प्रदेश बनता है। ठीक है। इस डेल्टाई प्रदेश से आपके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। और ये नदी की कौन सी अवस्था में बना, अंतिम अवस्था में बना। ठीक है। अब देखो हम डेल्टाई प्रदेश की बात करें तो डेल्टाई प्रदेश का सबसे अच्छा उदाहरण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित जो नदी की अंतिम अवस्था में बना है, वह आपके सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है बताइएगा, सुंदरवन का डेल्टा। ये नदी की आपके अंतिम अवस्था में बना है। कौन सा बना है बताओ, सुंदरवन का डेल्टा। ये जो डेल्टा है इसमें सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। कौन से वृक्ष मिलते हैं, सुंदरी वृक्ष। और सुंदरी वृक्ष अधिक मिलने के कारण इसे क्या कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं। ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा है। नदी निर्मित क्या है, डेल्टा। पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा कौन सा है, तो वो सुंदरवन का डेल्टा है, और ये नदी की अंतिम अवस्था में बनता है। ठीक है। तो यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। दूसरी बात, ये जो डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ पर पानी की छोटी छोटी झील मिलती हैं। छोटी छोटी क्या मिलती हैं, झील मिलती हैं। और इस प्रदेश में जो पानी की छोटी छोटी झील मिलती हैं उनको बील कहते हैं। क्या कहते हैं, बील। और जो बील क्षेत्र होते हैं वहाँ जूट एवं पटसन अधिक किया जाता है। जूट एवं क्या अधिक किया जाता है, पटसन अधिक किया जाता है। ठीक है। तो ये हुआ आपके डेल्टाई प्रदेश हुआ। तो देखो मैं आज उत्तर भारत के मैदान में आपको बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, और आप जानते हैं कि इससे 100% आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक बार उनको अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले जो बताया वो बताया कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनकी नदियों से निर्मित जो आपके मैदान है उसे हम भारत में उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। उत्तर भारत का मैदान नदी निर्मित है, और जो नदी निर्मित मैदान होते हैं उनमें जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है, और जो मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं वे अधिक उपयोगी होते हैं। मित्रों, ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये बेहद उपयोगी क्या है, मैदान है। दूसरा ये है कि ये जो उत्तर भारत का जो मैदान है इसे इस नदीकृत संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा है। 1 भावर प्रदेश, 2 तराई प्रदेश, 3 खादर प्रदेश, 4 बांगुर प्रदेश और 5 डेल्टाई प्रदेश। ठीक है। भावर प्रदेश, तराई प्रदेश नदी की प्रथम अवस्था में बनते हैं। खादर प्रदेश, बांगुर प्रदेश नदी की द्वितीय अवस्था में बनते हैं। डेल्टाई प्रदेश नदी की सदैव तृतीय अवस्था में बनते हैं। मैंने ये बताया था कि जहाँ से नदी का उद्गम होता है, क्योंकि आप जानते हैं नदियों का उद्गम या तो पर्वत या पठारों से होता है, तो जहाँ से हो वहाँ से नदी का जल बहुत तेज़ी से बहकर आता है, वो प्रथम अवस्था होती है। जब नदी का जल बहकर मैदानों में आ जाए तो वो द्वितीय अवस्था होती है, और जब वो नदी अपने कंकड़ पत्थर को तट पर बहा कर ले जाए तो वो आपके तृतीय अवस्था होती है। दूसरी बात ये है कि आपके जो भावर प्रदेश प्रथम अवस्था में, आपके
खादर प्रदेश तराई प्रदेश प्रथम अवस्था में, खादर और बांगुर आपके द्वितीय अवस्था में बनते हैं, और डेल्टाई प्रदेश नदी की कौन सी अवस्था में बनता है? तृतीय में। जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, तो जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अल्फीसॉल्स। उपनाम क्या है? कछारी। और ये कृषि कार्यों के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद की हम बात करें तो देखिएगा कि भावर प्रदेश जो है ये प्रथम अवस्था में बनता है, और चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जब नदी बहा कर लेकर आती है तब ये बनता है। और ऐसे बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम बोल्डर्स कहते हैं, और ये प्रदेश कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होता है। और बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों से जो निर्मित क्षेत्र होता है या चट्टानी टुकड़ों की जो लंबी श्रृंखला होती है उसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। और इसी के जस्ट निचले भाग में आपके तराई प्रदेश का निर्माण होता है। बारीक मिट्टी का प्रदेश होता है। जल की अधिकता होने के कारण वह भाग अर्ध दलदलीय होता है। वहीं आप ये भी ध्यान में रखना कि तराई प्रदेश को उपयोगी बनाने के लिए, ठीक है ना, कौन से प्रदेश को? तराई प्रदेश को उपयोगी बनाने के लिए हम जिप्सम की खाद देते हैं। किसकी खाद देते हैं? जिप्सम की। और जिप्सम की खाद देने के बाद में हम चावल और गन्ना अधिक करते हैं। चावल और क्या अधिक करते हैं? गन्ना अधिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके प्रदेश है वो आपके कौन सा प्रदेश है? बांगर प्रदेश, जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे बना है? प्राचीन जलोढ़ से। और आप जानते हैं कि खादर जो है वो आपके नवीन से बना होता है, और बांगर कौन से बना होता है? प्राचीन से बना होता है। खादर प्रदेश जो है उसे पंजाब के होशियारपुर ज़िले में चो एवं बेट कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है होशियारपुर ज़िले में। और खादर प्रदेश को हमने 5 दोआबों में बांटा है। शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि जिन 5 दोआबों में हमने उसे बांटा है, उन 5 दोआबों में आपके एक तो है बिस्त दोआब, दूसरा है आपके कौन सा? बारी दोआब, तीसरा है रेचना, चौथा चाज, और पांचवा सिंधु सागर। जो ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त है, जो ब्यास और रावी के बीच में वो बारी है, जो रावी और चिनाब के बीच में है वो रेचना है, जो चिनाब और झेलम के मध्य में है वो चाज है, और जो सिंधु और झेलम के मध्य में है वो सिंधु सागर है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके कौन सा प्रदेश है बताइएगा? खादर प्रदेश। ये कृषि के लिए उपयोगी होता है क्योंकि ये आपके नवीनतम जलोढ़ से बना है। जो प्राचीन जलोढ़ से बना है वो आपके कौन सा प्रदेश है? बांगुर है, और खादर प्रदेश की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। इसके बाद अंतिम अवस्था में आपके डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है मित्रों। कौन से प्रदेश का? डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है। और डेल्टाई प्रदेश का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में वह है आपके सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा 2 देशों में विस्तृत है, भारत और बांग्लादेश। और सबसे अधिक भारतीय राज्यों में विस्तार कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। डेल्टाई प्रदेश में आप जानते हो कि पानी की छोटी छोटी झीलें मिलती हैं, और ऐसी जो पानी की छोटी छोटी झील मिलती हैं, बताओ उनको हम क्या कहते हैं? बील कहते हैं। और यहाँ सुंदरी वृक्ष अधिक मिलते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन का क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपके ये जो प्रदेश है, कौन सा? डेल्टाई प्रदेश, यहाँ पानी की छोटी जो झील होती हैं बील कहते हैं, और बील क्षेत्रों के आसपास जूट एवं पटसन की कृषि अधिक की जाती है, ठीक है। इतनी सारी बातें मैंने आपको उत्तर भारत के मैदान से बताई हैं, और यहाँ से बहुत सारे आपके क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं मित्रों। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट सदैव आपको ऐसी जो अमेजिंग जो चीज़ें हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको लेकर आपसे सदैव रूबरू होता रहेगा। और हम जैसे जो संकाय हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो आपके बीच उपस्थित होती रहेंगी इन टॉपिकों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इसे धैर्यपूर्वक पढ़ते जाइएगा। और हम जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं ऐसे टॉपिकों को लेकर आपके मध्य उपस्थित समय समय पर होते रहेंगे। धन्यवाद।